नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस कांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर, हाथरस कांड का नक्सल कनेक्शन सामने आया है और एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, अब एसआईटी और पुलिस को उसकी तलाश है। आरोप है कि इस महिला ने पीड़ित के घर में रहकर घटना के बाद परिवार को भड़काने की साजिश रची। एसआईटी के मुताबिक पीड़ित के घर में भाभी बनकर रह रही ये महिला नक्सली है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई थी और वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी की इस महिला से लगातार बातें होती थी और अब एसआईटी मध्य प्रदेश की इस महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही इस महिला को दरअसल गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अब ये नकली भाभी का एंगल सामने आया है और जो जानकारी मिल रही है कि पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई और वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नकली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल्स खंगाली। तब जाकर ये पता चला, कॉल डिटेल से जो बातें सामने आई उसमें ये कि पीड़ित की असली भाभी की इस महिला से लगातार बातें होती थी। अब एसआईटी मध्य प्रदेश की इस महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हाथरस से अमित सिंह हमारे साथ हैं, लखनऊ से अजीत हमारे साथ है, दिल्ली से अनुराग ढांडा, भोपाल से मनोज शर्मा और आशीष सिंह मुंबई से। सबसे पहले अजीत का रुख कर लेती हूँ। अजीत, यानी देखिए बड़े खुलासे और सीधे सीधे तौर पर कहें तो नक्सल कनेक्शन सामने आया है। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, नक्सल कनेक्शन की बात सामने आ रही है और एसआईटी को इस बात के पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं कि आखिर वो महिला 16 से 22 तक पीड़ित परिवार के घर क्या कर रही थी, उसका क्या मकसद था, उसके पीछे क्या मोटिव था उसका और कौन कौन से लोग उसके सहयोगी थे। इन सभी बिंदुओं पर एसआईटी ने जांच की और एसआईटी को पुख्ता सबूत मिल गए। उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो, उसका ऑडियो, उसके लिंक्स, उसकी कॉल डिटेल्स सब एसआईटी के पास मौजूद। और यही वजह है एसआईटी ने सबसे पहले पीड़ित परिवार से बातचीत की, उनसे पूछताछ की कि आखिर ये महिला कौन थी, कैसे आई और इसका मकसद क्या था। क्योंकि 16 तारीख से 22 तारीख तक जिस तरह से घटनाक्रम बदलते रहे, बयान बदलते रहे, पुलिस से वो बात करती रही, घूंघट ओढ़कर मीडिया से बात करती रही, पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करती रही, परिवार के लोगों को भड़काती रही, तो इन सब बातों का जो प्रूफ है, जो पुख्ता सबूत है, वो एसआईटी के हाथ लग चुके हैं। लिहाजा अब एसआईटी जबलपुर की तरफ रुख कर सकती है। हालांकि वो जबलपुर पुलिस से बात करेगी, जैसा खबर हमारे पास आ रही, या फिर दूसरी टीम सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से बनाकर भेजा जाएगा उसकी गिरफ्तारी के लिए। क्योंकि उस महिला के जो सहयोगी हैं उनकी गिरफ्तारी और महिला की, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी और साफ महिला है, बताया जा रहा है कि वो नक्सल एक्टिविस्ट है, जबलपुर के आसपास इलाके में सक्रिय है। तो एक बड़ी योजना की तैयारी थी जिसका पर्दाफाश एसआईटी की जांच में सामने हुआ है। ठीक है, जीत रही है आप हमारे साथ। देखिए अनुराग भी इस वक्त हमारे साथ है, दिल्ली से है। अनुराग, देखिए सही वक्त पर सही तरीके से जांच हुई जिसका नतीजा ये रहा कि एक बड़ी साजिश, क्योंकि अब समझ में आ रहा है एक के बाद एक जब परतें खुलनी शुरू हुई हैं कि किस तरीके के कनेक्शन थे। 100 करोड़ बताया जा रहा है फंडिंग की, यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है किस तरीके की साजिश रची गई। और नकली भाभी, अब एक नया एंगल सामने आया जो दिखा रहा है कि कितनी बड़ी ये साजिश रची जा रही थी। देखिए, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण एंगल है। अभी तक सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से तमाम तरीके की साजिश की बात की गई, भड़काने की बात की गई, जातीय हिंसा फैलाने की बात की गई, लेकिन ये जो कनेक्शन निकल करके आया है ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो एसआईटी की जांच में उनको मिली है। अगर ये महिला एसआईटी के हाथ लग जाती है तो एक बड़ी चेन का खुलासा हो सकता है और ये एक नए तरह का मॉडस ऑपरेंडी। मैं आपको बता दूं कि ये जो एसआईटी की जांच में जो भी कुछ निकल करके सामने आएगा वो इस पूरे घटनाक्रम को और ऐसी बहुत सारी देश में जो घटनाएं हो रही हैं उनके तौर तरीके को समझने में सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि ये नक्सली लोगों का ये नया मॉडस ऑपरेंडी हो सकता है कि ऐसी घटनाओं का इंतजार किया जाए और जहां भी ऐसी घटना हो, आप देखिए स्पीड देखिए कि 14 तारीख को घटना होती है और 16 तारीख को ये महिला वहां पर पहुंच जाती है और बाकायदा प्लानिंग के साथ पहुंचती है, एक सप्ताह वहां पर रुकती है। और अगर आप देखेंगे 16 से 22 तारीख के बीच में जब ये महिला वहां परिवार के साथ में थी तो तमाम बयान बार बार बदले जाते हैं। तो क्या उसके पीछे भी ये साजिश थी, ये एसआईटी को खुलासा करना है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि ये महिला वहां पर रह कैसे रही थी। कोई भी अनजान महिला को अपने परिवार के साथ एक सप्ताह तक क्यों रखेगा? क्या परिवार किसी दबाव में था? क्या कोई पैसे का मामला है?
किसी तरीके का लालच दिया गया था, कोई डर दिखाया गया था। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पहलुओं की एसआईटी को जांच करनी है। और जब एक बार ये जांच होगी तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें एलआईयू के पास या इंटेलिजेंस के पास ये रिपोर्ट तो होती है कि दंगे भड़काने की कोशिश की गई, जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कड़ी नहीं मिल पाती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है हाथरस के मामले में जब नक्सली कनेक्शन सीधे तौर पर हाथ लगाया एसआईटी के। और अगर ये जो पूरा कनेक्शन है एक्सपोज हो जाता है तो एक पूरी चेन खुल करके सामने आएगी और ऐसे बहुत से और कांड, बहुत सी और घटनाओं का भी खुलासा हो सकेगा कि उनमें किस तरीके से। देखिए, न्यूज़ 18 ने पीड़ित की असली भाभी से भी बात की और उनकी आवाज इस ऑडियो की आवाज से एकदम अलग है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आगे क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा उन्होंने। कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 60 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया है। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से, नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब जब मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप कहाँ से सवाल उठ रहे हैं? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। तो हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश होने के बाद अब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करेगी। हाथरस की पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर एक महिला रही थी, जिसका पर्दाफाश होने के बाद हड़कंप मच गया। नकली भाभी बनकर रहने वाली ये महिला घटना के 2 दिन बाद ही हाथरस पहुंच गई, जहां उसने पीड़ित परिवार को भड़काने का काम किया था। ये महिला 16 से 22 दिसंबर तक पीड़ित के घर रही, जिसके नक्सलियों से संबंध होने के सुराग मिले हैं। नक्सलियों से संबंध रखने वाली ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश के संपर्क करेगी मध्य प्रदेश की पुलिस से, जिससे हाथरस कांड की साजिश रखने वाली इस महिला को जल्द पकड़ा जा सकता है। मनोज, क्या जानकारी कि कब यूपी पुलिस दरअसल एमपी पुलिस से संपर्क करेगी इस बाबत? मध्य प्रदेश पुलिस को मीडिया ये पता चला, न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए पता चला है कि इस तरह का कनेक्शन निकला। एसआईटी की जांच में एक नक्सली महिला आई है जो जबलपुर से कनेक्शन रखती है, जबलपुर की रहने वाली है। तो जाहिर तौर पर एसपी से जब हमारी बात हुई तो एसपी का कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार यूपी पुलिस ऑफिशियली उनसे संपर्क करे तो वो आसपास के इलाकों में जो उनके पास नक्सली मूवमेंट की जानकारी होती है, इस तरह के जो नक्सल सिंपैथाइजर होते हैं, जो अर्बन नक्सलाइट होते हैं, तो उनकी लिस्ट के हिसाब से वो इस महिला की जाँच में यूपी पुलिस पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी जानकारी है कि किस तरह से एक महिला जबलपुर से जाती है, जबलपुर से हाथरस पहुंचती है और 16 से 22 सितंबर तक उस घर में रहती है और जिसको एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। तो जबलपुर की पुलिस इस बात के इंतजार में है कि एक बार यूपी पुलिस की तरफ से उनको इस बात की सूचना मिले, उसकी जो भी वेयर अबाउट्स हैं, जो भी उसकी जानकारी है, जब इनको मिलेगी तो उस पूरी जांच में मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से, जबलपुर की पुलिस की तरफ से पूरी मदद की जाएगी, पूरा सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल मनोज, और ये बड़ी बात है कि घटना के 2 दिन बाद ही यानी 16 सितंबर को पहुंच जाती है, 22 सितंबर तक वो वहां रहती है और आखिरकार परिवार के सामने क्या कोई मजबूरी थी या परिवार का कोई लिंक था, इन्हीं कड़ियों को सुलझाने की कोशिश है। हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आया। एक महिला जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, जिसके बाद से पुलिस और एसआईटी इस नकली भाभी की तलाश में जुट गई, जिसके तार नक्सलियों से बताए जा रहे हैं।
हाथरस कांड में पर्दाफाश हुआ कि ये महिला जो है वो नकली भाभी बनकर पीड़ित के घर पर रही थी और ये भी बताया गया कि घटना के 2 दिन बाद महिला पीड़ित के घर पहुंच गई। ये महिला 16 से 22 सितंबर तक पीड़ित के घर पर रही और इस महिला ने खुद को पीड़ित की भाभी बताया था, जिस पर हाथरस कांड में साजिश रचने का आरोप है। और यही नहीं, नक्सलियों से संबंध रखने वाली इस महिला ने पीड़ित परिवार के लोगों को भड़काने का काम किया था। पीड़ित परिवार को भड़काने वाली ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जो घूंघट ओढ़कर पुलिस से बातचीत करती थी। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को कॉल डिटेल्स में अहम सुराग भी हाथ लगे, जिसके बाद से महिला और उसके करीबियों की एसआईटी को तलाश है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हाथरस में मौजूद है, ग्राउंड पर मौजूद है। अमित, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिरकार ये महिला जो नकली भाभी बनकर पीड़ित के घर पर रह रही थी, वो क्यों? क्या कोई दबाव था या कोई कनेक्शन था? जी अर्पिता, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस वक्त मैं पीड़ित परिवार के घर के अंदर गया था। पीड़ित परिवार से रिएक्शन लेने की कोशिश किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरीके से नकली भाभी का नाम सामने आ रहा है। असली भाभी से वो लगातार कांटेक्ट में थी, तो उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया। भाभी में हमारे सामने थी, कैमरे में भी कैद हुई। उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया कि वो हमसे बात नहीं करेंगे। और उसके बाद कई महिलाएं थी, वो सीधे आ गई हमारे पास और कहीं कि नहीं, आप लोग सवाल उठा रहे हैं असली भाभी नकली भाभी, तो हम इस पर नहीं कुछ बोलने वाले हैं। हाँ, ऑफ कैमरा हमें ये जरूर कहा गया कि ये जो नकली भाभी जो कहा जा रहा है वो उनके दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन ये रिश्तेदार कौन सी रिश्तेदारी में आती हैं, क्या आती है, इन सब पर कोई जवाब नहीं दिया। जो पीड़ित के पिता हैं, जो पीड़ित के भाई हैं, वो सब घर के अंदर थे। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हमसे कहा गया कि घर में किसी और शख्स की कहीं और कुछ विपत्ति आई है जिस पर वो लोग बातचीत कर रहे हैं, हमसे वो बातचीत नहीं करेंगे, लिहाजा हम उसके बाद घर से बाहर निकल गए। ये पीड़ित परिवार का घर है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। और घर के बाहर हम मौजूद हैं। पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात है, लगातार आप देख सकते हैं पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात है। बाकायदे हेडक्वार्टर बनाया गया, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये एक रजिस्टर है बाकायदे यहाँ पर। और इस रजिस्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोन नंबर, नाम वगैरह हमने भी अपनी एंट्री यहाँ पर कराई है। कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे यहाँ से निकल रहे हैं। महिला पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि शैडो के तौर पे पीड़ित परिवार के जितने भी महिला सदस्य हैं, चाहे पुरुष सदस्य हैं, उन सबके साथ शैडो के तौर पे लगातार जो है पीएससी के जवान, यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। और जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अर्पिता, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इन सीसीटीवी कैमरे को रोज शाम को सीनियर अधिकारी जो हैं वो बैठ के बाकायदे इस विजुअल्स को देखते हैं कि कौन आया कौन गया, किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार को हानि ना पहुंच पाए। तो जिस तरीके से कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का, उसका ठीक से पालन हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से असली भाभी और नकली भाभी को लेकर सवाल उठाया गया, जिस तरीके से भड़काने की बात कही गई, जिस तरीके से नक्सल कनेक्शन सामने आया है, हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी की शुरुआती जांच में हाथरस कांड के बहाने राज्य का माहौल खराब करने की साजिश में भीम आर्मी का हाथ होने की जानकारी सामने आई। और शुरुआती जांच में पता लगा कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हुए थे। हाथरस कांड के बहाने राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी को जांच में अहम जानकारी मिली है। एसआईटी के मुताबिक हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश में भीम आर्मी भी शामिल है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में यह भी पता चला है कि विदेशों से जो फंड आया था उसमें पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हैं। हाथरस केस में दंगे भड़काने की साजिश के बाद योगी सरकार ने एसआईटी जांच की मियाद 10 दिन बढ़ा दी है। एसआईटी की जांच में सुराग लगे हैं कि भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी ने भी हाथरस केस के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की और जाति हिंसा भड़काने की पूरी प्लानिंग की थी। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला है कि विदेश से आई फंडिंग में भी भीम आर्मी शामिल रही है। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से भी मिल चुके हैं और हाथरस केस में सफदरजंग अस्पताल से लेकर हाथरस तक भीम आर्मी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईटी की जांच में पता लगा है कि हाथरस कांड के विरोध प्रदर्शन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे।
खास बात यह कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी पहचान छिपाई, मतलब वो आम आदमी बनकर विरोध प्रदर्शन कर और भड़का रहे थे। एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि दंगा भड़काने के लिए विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग की गई। अब जांच में पता चला है कि 100 करोड़ की फंडिंग में भी पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार जुड़े हुए हैं। इन सुरागों के आधार पर भीम आर्मी पर एसआईटी का शिकंजा कस सकता है। अब ईडी भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से पूछताछ कर सकती है। हाथरस कांड की आड़ में दंगा करवाने की विदेशों से जुड़ी साजिशों के तार का जैसे ही जांच एजेंसियों को पता चला, वो पूरी हरकत में आ गई और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ में बुधवार की रात अंजाम दी गई, जब ईडी ने एक हवाला कारोबारी को धर दबोचा। लखनऊ से हवाला कारोबारी गिरफ्तार। कारोबारी की पहचान राजेश जायसवाल के तौर पर हुई। आरोपी के पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपए नकद बरामद, 5,45,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी मिली। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इस हाथरस कांड में किसी साजिश की बात कही थी और सरकार की एजेंसियों ने इस बात को महसूस भी कर लिया था कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और इसके पीछे इनकी मंशा थी कि सरकार की छवि को किसी भी तरीके से खराब की जाए, साथ ही साथ तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ा जाए जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए। दरअसल यह गिरफ्तारी वाराणसी में 2 सोने के तस्करों के पकड़े जाने के बाद ही मुमकिन हो सकी और वहीं से साजिश के विदेशी तार का सिरा भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा। डीआरआई ने वाराणसी से सोने के तस्कर किए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 किलो सोना बरामद। सुल्तानपुर निवासी अमित सोनी, शाहिद हुसैन गिरफ्तार। म्यांमार से कोलकाता के रास्ते ले जा रहे थे तस्करी का सोना। इनकी गिरफ्तारी से ही साजिश का सिरा मिला था। जांच एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि इस हाथरस कांड की आड़ में जो दंगे करवाने की साजिश रची गई थी, उसमें उन लोगों का भी हाथ हो सकता है जो दिल्ली में हुए दंगों में शामिल थे। और यह इत्तेफाक है या फिर साजिश का हिस्सा कि दिल्ली के दंगों में भी पीएफआई का ही कनेक्शन निकलकर सामने आया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस साजिश के बारे में खुलकर कहा। अभी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे। दरअसल 100 करोड़ की साजिश का एक हिस्सा तो अभी तक जांच एजेंसी को पता चल चुका है, लेकिन इस साजिश के विदेशी तारों ने अब जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पहले फंडिंग में पीएफआई का नाम था, लेकिन अब भीम आर्मी के तार भी इस साजिश में जुड़े दिख रहे हैं। इस बीच हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस मामले में यूपी सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश के ऐलान के बाद सीबीआई का कहना है कि उन्हें अभी तक केस टेक ओवर करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की जो जानकारी सामने आ रही है, दरअसल हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और उसके ऐलान के बाद सीबीआई का भी ये कहना है कि उन्हें अभी तक केस टेक ओवर करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अजीत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो इस वक्त की बड़ी खबर ये, दरअसल उन तक आवाज पहुंच नहीं रही। यही सवाल मेरा अमित से। अमित, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं किया गया है, सीबीआई की तरफ से कहा गया।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसीलिए सीबीआई ने अभी तक इस केस को टेक ओवर नहीं किया गया। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें भी लिखा हुआ था साफ साफ लफ्जों में कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे। ये यूपी सरकार की तरफ से जो हलफनामा एफिडेविट दायर हुआ था उसमें ये बातें कही गई थी। तो जाहिर तौर पर जब राज्य सरकार जो सिफारिश करती है उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए तो फिर नोटिफिकेशन जो है केंद्र सरकार जारी करती है, और केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं किया, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी अभी तक इस पूरे मामले में अभी नहीं है। जिस तरीके से फिलहाल यूपी गवर्नमेंट ने एफिडेविट दायर की है, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो उस दिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश होता है। आपको देखिए एक और बड़ी खबर, हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी और इस सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी। ये सभी लोग पीड़िता के गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। अजीत, ये 40 लोग चिन्हित किए गए जिनसे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। शायद अजीत तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। अनुराग, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, बिल्कुल 40 लोग चिन्हित जो किए गए हैं उनमें गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने चश्मदीद होने का भी दावा किया है, वो भी इसमें शामिल है। मैं आपको ये बता दूं कि जो पूरा जो एक तरीके से सीन क्रिएट करने की कोशिश होती है कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से, उसमें होता क्या है, दरअसल बहुत सारे बयान दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जिसमें पीड़िता का खुद का बयान है, उसके परिवार का बयान है, जो आरोपी हैं उनके भी बयान लिए गए हैं। उन बयान को दरअसल जो एक्चुअल घटना स्थल है वहां पर जाकर के उन बयानों की तस्दीक की जाती है, उनको वर्ड बाय वर्ड मैच किया जाता है कि किसके बयान में क्या इर्रेगुलरिटी है या किसका बयान सही है। तो वो उस घटनाक्रम को क्रिएट करने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि आप अगर किसी ऑफिस में बैठकर बयान दर्ज कर रहे हैं और आपको ये बताए कोई कि पीछे से हमला किया गया, तो उसको वहां जाकर बाकायदा घटना स्थल पर ये जांच की जाती है कि पीछे से अगर व्यक्ति हमला करेगा तो घटना स्थल पर क्या स्थिति होगी, किसी व्यक्ति ने अगर देखा है तो उसका बयान क्या मैच कर रहा है उस स्थिति से। तो इसको क्रिएट करने से, सीन रिक्रिएट करने से बेसिकली हाथरस का पीड़ित परिवार नकली भाभी पर बोलने का तैयार नहीं है। नकली भाभी पर पीड़ित परिवार ने चुप्पी साध ली है और वो इस महिला के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अमित, जो कि हाथरस में मौजूद है, ग्राउंड पर मौजूद है, उन्होंने खुद कोशिश की कि परिवार के लोगों से पूछताछ हो, उनसे बात कर पाए, लेकिन फिलहाल इस नकली भाभी पर परिवार बोलने को तैयार नहीं। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।